हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी बुक साइंस को, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है 4 और टॉपिक है पदार्थ में धातु एंड अधातु, धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल को आज हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। तो आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं मेटल और नॉन मेटल है क्या। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मेटल के बारे में कि मेटल क्या है। थोड़ी जानकारी मेटल के बारे में ले लेते हैं। तो मेटल धातु सरलता से मेटल धातु को पहचाना जा सकता है और पॉजिटिव आयन बनाते हैं मेटल धातु। धातु सरलता से मेटल धातु पॉजिटिव आयन बनाते हैं, चमकीले होते हैं और ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं मेटल। अगर नॉन मेटल को हम देखें तो यह ऋण आयन बनाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाता है और इसका रंग जो है चमकीला नहीं होता है, रंगहीन होता है यह, और यह भंगुर होता है। नॉन मेटल भंगुर होता है। अधातु जिसको बोलते हैं विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होता है नॉन मेटल। तो नॉन मेटल और मेटल के बारे में हम लोगों ने जाना। आइए इस चैप्टर से कुछ मुख्य पॉइंट को देखेंगे, नोट्स को देखेंगे और नोट्स को देखने के बाद इस चैप्टर से जो प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। तो कुछ धातुएं प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है जिन्हें अक्रिय धातु कहते हैं। जो धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो कुछ ऐसी धातुएं होती है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है जिन्हें अक्रिय धातु कहते हैं। जैसे हो गया सोना, चांदी और प्लेटिनम इत्यादि। तो यह अक्रिय धातु होता है, यह स्वतंत्र रूप से प्रकृति में पाया जाता है। बहुत ही कम यह जो है यह बहुत ही अक्रिय के रूप में ही यह पाया जाता है प्रकृति रूप से। तो जिन धातुओं को पीट कर चादर बनाई जा सकती है और धातुओं के इस गुण को आघातबद्धता कहते हैं। यानी मेटल क्या है, मेटल का और एक गुण है, मेटल को पहचानने का तरीका है कि उसको पीट करके पत्थर बनाया जा सकता है, खींचा जा सकता है, लंबा किया जा सकता है, तार बनाया जा सकता है। तो जिन धातुओं को पीट करके चादर बनाई जाती है उसको हम उस धातु के इस गुण को आघातबद्धता कहते हैं। आघातबद्धता धातु का गुण है और इसको पीट करके पत्थर बनाया जा सकता है। आघातबद्धता का अंग्रेजी नाम है मलेबिलिटी। बिना टूटे आकार बदलने की क्षमता रखता है आघातबद्धता, उसी को कहा जाता है। बिना टूटे आकार बदलने की जिसमें क्षमता हो उसी को आघातबद्धता कहते हैं। यानी उसको पीट करके पत्थर बनाया जा सकता है, उसको चादर बनाई जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है जिन धातुओं को खींचकर लंबी तार बनाई जा सकती है, धातुओं के इस गुण को तन्यता कहते हैं। जिसको खींच करके लंबी तार बनाई जाती है तो उसको तन्यता कहा जाता है। डक्टिलिटी, तन्यता का अंग्रेजी में बोल सकते हैं हम डक्टिलिटी जिसको बोलते हैं। तो डक्टिलिटी वह है जिस धातु को खींच करके लंबी तार बनाई जा सकती है। धातुओं के इस गुण को तन्यता या डक्टिलिटी कहते हैं। धातुएं ठोस एवं चमकीली होती है। धातुओं को हम लोगों ने ऊपर जाना कि इसका यह बहुत ही चमकीला होता है, इसको पहचानने का एक तरीका है कि यह चमकीला होता है, ठोस होता है। धातुएं विद्युत का सुचालक भी होती है। धातुएं धन आयन बनाती है। धातुएं क्या बनाती है? धन आयन। और अधातुएं ऋण आयन। धातुएं धन आयन बनाती है और अधातु ऋण आयन बनाती है। तो धातुएं विद्युत का सुचालक होती है, धातुएं धन आयन बनाती है। अधातुएं ठोस एवं चमकीली नहीं होती। अधातु चमकहीन होता है, चमक उसमें नहीं होता है, ठोस भी नहीं होता है। तो अधातु ठोस एवं चमकीली नहीं होती। अधातु ऋण आयन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अधातु ऋण आयन बनाती है, जबकि धातु धन आयन बनाती है। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, जबकि धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। मेटल विद्युत की सुचालक होती है और नॉन मेटल विद्युत का कुचालक होती है। कॉपर में जंग लगता है तो उसका रंग हरा हो जाता है। जब कॉपर में जंग लगता है तो उसका रंग
हरा हो जाता है। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति, अधात्विक ऑक्साइड जो होता है उसका प्रकृति अम्लीय होता है। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होता है और धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति को अगर हम जानें तो वह एसिडिक होता है, क्षारीय होता है। तो अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होता है और धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होता है। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। धातु क्या करते हैं? अम्ल से जब अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन गैस जलने पर पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है। पॉप ध्वनि, जब हाइड्रोजन गैस जलता है तो पॉप ध्वनि उत्पन्न करता है। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक डालने पर कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है। जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक को डाला जाता है, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में CuSO4 कॉपर सल्फेट हो गया, तो CuSO4 के जलीय विलयन में जिंक डालने पर, जिंक जब डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है, नहीं दिखता है। कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग होता है वह अदृश्य हो जाता है। कब? जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक डाला जाता है तब। जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है, क्योंकि जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, बहुत ही तीव्र अभिक्रियाशील होता है जिंक, और वह कॉपर को विस्थापित कर देता है, कॉपर का। यही कारण है कि उसका रंग जो है कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है। तो कॉपर सल्फेट का नीले रंग को अदृश्य होने का कारण है कि जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है और यह कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पारा एक ऐसे धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो पारा कमरे के टेम्परेचर पर, कमरे का टेम्परेचर सामान्य टेम्परेचर कमरे का होता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। तो कमरे का टेम्परेचर सामान्य ताप पर अगर हम देखें तो कमरे का टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो पारा एक ऐसे धातु है जो कमरे के टेम्परेचर यानी 20 डिग्री या 20 से 25 डिग्री के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सल्फर डाइऑक्साइड। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है। सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 हो गया। तो जब SO2 को, सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो तीव्र, सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड तीव्र गंध युक्त होता है, बहुत ही तीव्र इसमें गंध होता है और तीक्ष्ण विषैली गैस होती है सल्फर डाइऑक्साइड। तो जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है। सल्फ्यूरस अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। तो सल्फ्यूरस अम्ल यानी H2SO4 प्राप्त होता है जब SO2 को सल्फ्यूरस डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो H2SO3 बनता है, सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3। नेक्स्ट पॉइंट है, सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे धातुएं हैं जिसे चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे धातु हैं जिसे चाकू से काटा जा सकता है। यह बहुत ही नर्म होता है सोडियम और पोटेशियम, इसलिए इसको चाकू से काटा जा सकता है। ऐसे दो धातुएं होती है सोडियम और पोटेशियम। नेक्स्ट पॉइंट है फास्फोरस एक ऐसा सक्रिय अधातु है जिसको खुली वायु में रखने पर तुरंत आग पकड़ लेता है। तो फास्फोरस को अगर खुली हवा में रखेंगे तो वह आग पकड़ लेता है, क्योंकि ऑक्सीजन से संपर्क ना हो इसलिए इसको जल में डुबो कर रखा जाता है फास्फोरस को, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो इसमें आग लग जाता है, जल जाता है, आग पकड़ लेता है। इसीलिए इसको खुली हवा में ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं रखा जाता है, जल में डुबोकर रखा जाता है फास्फोरस को। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम रिबन को जब वायु में जलाया जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनता है।
पॉप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को दर्शाता है। जब पॉप ध्वनि निकलता है तो इसमें हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति होता है, यानी हाइड्रोजन गैस भी निकलता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के बाहर कर देता है, ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं? जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से बाहर कर देते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सोडियम तथा पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं, बहुत ही तेजी से क्रियाशील होते हैं। सोडियम और पोटेशियम बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं, हवा के संपर्क में आती है, तीव्रता से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं सोडियम और पोटेशियम तो ऑक्साइड बना लेते हैं। ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही तीव्रता से तेजी से ऑक्साइड बनाते हैं और आग पकड़ लेता है। अतः इसको सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगर ऑक्सीजन में इसको खुला छोड़ दिया जाएगा तो आग पकड़ लेगा, बहुत तेजी से अभिक्रिया कर लेता है ऑक्सीजन के साथ मिल करके और ऑक्साइड बनाते हैं। तो इसीलिए इसको सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के तेल में सोडियम और पोटेशियम को रखा जाता है, क्योंकि अत्यधिक क्रियाशील धातुएं होती है सोडियम और पोटेशियम। जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में यानी हवा के संपर्क में आता है तो इसमें आग पकड़ लेता है, ऑक्साइड बनाता है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम तथा पोटेशियम को खुला वायु में छोड़ने पर आग पकड़ लेता है। हमने देखा ऊपर में ही सोडियम और पोटेशियम बहुत ही तीव्र क्रियाशील धातुएं हैं और जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ऑक्साइड बनाती है, यानी आग पकड़ लेता है, जलने लग जाता है। तो यह खुला वायु में इसको नहीं छोड़ा जा सकता है, अगर खुला वायु में छोड़ेंगे तो आग पकड़ लेगा, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। एक ही तत्व के अलग अलग रूपों को अपरूप कहते हैं। जैसे कार्बन के दो अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, तो यह एक ही तत्व है कार्बन और इसका दो अपरूप हुआ, तो एक ही तत्व के अलग अलग रूपों को अपरूप कहा जाता है। अपरूप किसको कहेंगे? एक तत्व के जितना भी रूप रहेगा यानी अलग अलग जो रूप रहेगा उसी को अपरूप कहा जाता है। जैसे कार्बन के दो अपरूप हीरा और ग्रेफाइट होता है। धातुओं और अधातुओं के मिश्रण से बने पदार्थ मिश्र धातु कहलाते हैं। मिश्र धातु क्या है? जिसमें धातु और अधातु दोनों मिला हो उसको मिश्र धातु कहते हैं। जैसे स्टेनलेस स्टील, इसमें धातु और अधातु दोनों मिला रहता है। डुरेलुमिन, कांसा इत्यादि, तो इसमें धातु और अधातु जिसमें मिला हो उसको मिश्र धातु कहते हैं। अब इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है उसको देखेंगे। तो इस चैप्टर का सबसे पहला प्रश्न है, अक्रिय धातु किसे कहते हैं? तो कुछ धातुएं प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। पहले हम लोगों ने नोट्स में फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा कि कुछ धातुएं प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, उसे अक्रिय धातु कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हमको मिल गया। अक्रिय धातु किसे कहते हैं? तो कुछ धातुएं प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है जिन्हें हम अक्रिय धातु कहते हैं, जैसे सोना, चांदी और प्लेटिनम हो गया। आघातबद्धता क्या है? आघातबद्धता बिना टूटे आकार बदलने की क्षमता रखता है। आघातबद्धता तो जिन धातुओं को पीटकर चादर बनाई जा सकती है उन धातुओं के इस गुण को आघातबद्धता कहा जाता है। जिस धातु को पीट करके चादर बनाया जा सकता है, उसका आकार में चेंज किया जा सकता है, उसको आकार को बदला जा सकता है, तो इस प्रकार के धातुओं को इस गुण को ही आघातबद्धता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तन्यता किसे कहते हैं? तो तन्यता जिन धातुओं को खींचकर लंबी तार बनाई जा सकती है, धातुओं के इस गुण को ही तन्यता कहते हैं, जिसको डक्टिलिटी कहा जाता है। तो जिन धातुओं को खींचकर लंबी तार बनाई जा सके उसे तन्यता कहा जाता है, उस गुण को। कॉपर में जंग लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉपर में जंग लगता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? तो कॉपर में जब जंग लगता है तो उसका रंग हरा हो जाता है। कॉपर में जंग लगने से उसका रंग हरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो धात्विक ऑक्साइड के हम लोगों ने ऊपर में भी पढ़ा अभी कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है।
धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, एसिडिक होती है, और अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, बेसिक होती है। तो धात्विक ऑक्साइड पूछ रहा है क्वेश्चन, तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय यानी एसिडिक की होती है, होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय होती है अधात्विक, और धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, बेसिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करते हैं? तो धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है, H2 हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉप ध्वनि के साथ जलने वाले गैस का नाम लिखिए। तो पॉप ध्वनि के साथ जो गैस जलता है हाइड्रोजन गैस होता है। पॉप ध्वनि के साथ जो गैस जलता है वह हाइड्रोजन गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक डालने पर कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य क्यों हो जाता है? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील होता है और वह कॉपर को विस्थापित कर देता है। यही कारण है कि इसका रंग अदृश्य हो जाता है। कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है क्योंकि अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है जिंक, और यह कॉपर को विस्थापित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऐसे धातु का नाम लिखो जो कमरे के ताप पर, यानी कमरा का टेम्परेचर कितना होता है 20 डिग्री सेल्सियस, तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु पारा होता है, जो कमरे के टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो यह पारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फर तथा ऑक्सीजन की अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद का नाम लिखिए। क्या होता है जब इस उत्पाद को जल में विलय करते हैं? तो इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो बोल रहा है कि सल्फर तथा ऑक्सीजन की अभिक्रिया से, सल्फर और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करता है तो जो बनने वाला उत्पाद होता है उसका नाम लिखने। तो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर और ऑक्सीजन जब मिलता है, सल्फर हो गया H प्लस O2, ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनेगा? SO2 बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है। तो सल्फ्यूरस अम्ल H2SO4 प्राप्त होगा, सल्फ्यूरस अम्ल H2SO4। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि सल्फर तथा ऑक्सीजन की अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद हो गया SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। और दूसरा क्वेश्चन है कि क्या होता है जब इस उत्पाद को जल में विलय करते हैं? तो इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो समीकरण भी लिखने बोल रहा है। तो जब इस उत्पाद को यानी सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है, सल्फ्यूरस अम्ल। तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, H2O जल में विलय किया गया इसको, SO2 को, सल्फर डाइऑक्साइड को, तो क्या बना? सल्फ्यूरस अम्ल बना, H2SO3 बना, H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर को लंबे समय तक नम वायु में रखने पर इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस हरे रंग के परत का नाम बताइए। तो जो कॉपर को लंबे समय तक नम वायु में रखा जाता है तो उसमें हरे रंग की परत यानी उसमें जंग लग जाता है। तो ये हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2 CuSO3 और कॉपर कार्बोनेट CuCO3 का मिश्रण होता है। तो पूछ रहा है कि कॉपर को लंबे समय तक नम वायु में रखने पर इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो इस हरे रंग का परत का नाम बताइए। तो इस हरे रंग का परत है कॉपर हाइड्रोक्साइड यानी CuOH2 CuCO3 और कॉपर कार्बोनेट
CuSO3 का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ऐसे धातुओं के नाम बताइए जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम और पोटेशियम हो गया, जिसको हम चाकू से काट सकते हैं क्योंकि यह बहुत नर्म होता है। तो दो ऐसे धातु जिससे चाकू से काटा जा सकता है हो गया सोडियम और पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस को जल में क्यों रखा जाता है। तो फास्फोरस एक ऐसा सक्रिय धातु है जिसको खुली वायु में रखने पर तुरंत आग पकड़ लेता है। फास्फोरस जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उसमें आग पकड़ लेता है, इसलिए ऑक्सीजन से संपर्क ना हो, और यही कारण से इसको, क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में आने से आग पकड़ लेता है, तो ऑक्सीजन के संपर्क में ना हो इसीलिए इसको जल में डुबोकर रखा जाता है फास्फोरस को। उस गैस का नाम बताइए जिसके जलने पर पॉप की ध्वनि निकलती है। तो हाइड्रोजन गैस, हमने ऊपर भी देखा इसको, हाइड्रोजन गैस जिससे पॉप की ध्वनि निकलती है तो गैस हाइड्रोजन गैस जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर क्या होता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति में चलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। पॉप ध्वनि क्या दर्शाता है। तो पॉप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को दर्शाता है। जो पॉप ध्वनि के साथ जब पॉप ध्वनि होती है तो हाइड्रोजन गैस जलता है, यानी पॉप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को दर्शाता है। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से बाहर कर देता है, ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से बाहर कर देते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। यौगिक से बाहर करने वाले अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम तथा पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। तो सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं, हवा के संपर्क में आती है तीव्रता से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, यानी रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाती है, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। तो जब ऑक्साइड बनाती है तो इसमें आग पकड़ लेता है, अतः इसको सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि अगर मिट्टी के तेल से बाहर रखा जाएगा, खुली हवा में रखा जाएगा तो तुरंत आग पकड़ लेगा, तो इसलिए इसे सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम को, क्योंकि अत्यधिक क्रियाशील धातुएं होती है सोडियम पोटेशियम। सोडियम जैसे ही ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो सोडियम का क्या होगा फॉर्मूला, Na, सोडियम हो गया। तो सोडियम ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो सोडियम ऑक्साइड बनाता है, और उसी तरह से पोटेशियम का K होता है, तो पोटेशियम जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है और इस प्रकार से आग लग जाता है, इसलिए इसको सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के तेल में, किरोसिन तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम तथा पोटेशियम को खुला वायु में छोड़ने पर क्या होता है। तो सोडियम और पोटेशियम को खुला वायु में छोड़ने पर उसमें आग पकड़ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपरूप किसे कहते हैं। तो कार्बन के दो अपरूपों के नाम लिखिए। तो एक ही तत्व के अलग अलग रूप को अपरूप कहा जाता है, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा। तो कार्बन के दो अपरूप में हो गया ग्रेफाइट और हीरा, ये कार्बन के दो अपरूप है। तो कार्बन एक तत्व है जिसका दो अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट, यानी दो रूप है, हीरा और ग्रेफाइट, तो इसी को अपरूप कहा जाता है, एक तत्व के दो रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र धातु किसे कहते हैं। तो जिसमें धातु और अधातु दोनों मिला हो उसे मिश्र धातु कहते हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील और ड्यूरेलुमीन, कांसा इत्यादि, इसमें धातु और अधातु दोनों मिले होते हैं। नेक्स्ट है, ड्यूरेलुमीन का उपयोग लिखिए। तो ड्यूरेलुमीन नामक इस मिश्र धातु का उपयोग वायुयान के विभिन्न भाग, बर्तन बनाने के लिए और प्रेशर कुकर बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभूषण बनाने में कितने कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। तो 24 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है आभूषण बनाने में। हाइड्रोकार्बन क्या है। तो किन्हीं दो हाइड्रोकार्बनों के नाम लिखिए। तो हाइड्रोकार्बन तथा कार्बन, हाइड्रोजन तथा कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन से जब बनता है यौगिक तो हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। 3 हाइड्रोकार्बनों के नाम लिखिए। तो मीथेन हो गया CH4, इथेन हो गया और मीथेन, इथेन और प्रोपेन। तो 3 हाइड्रोकार्बन के नाम लिखिए, मीथेन, इथेन और प्रोपेन।
3 हाइड्रोकार्बन हो गया, मीथेन, इथेन और प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन के नाम लिखें। तो मीथेन हो गया सबसे सरल हाइड्रोकार्बन, CH4। सोल्डर क्या है? सोल्डर और कहाँ उपयोग होता है? सोल्डर को कहाँ उपयोग किया जाता है? तो सोल्डर एक मिश्र धातु है जो टिन और लेड के मिश्रण से बनाया जाता है। टिन और लेड दोनों के मिश्रण से मिक्स करके बनाया जाता है सोल्डर को, जो मिश्र धातु है। इसे बिजली के तारों को जोड़ने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे तथा ग्रेफाइट के गुणों में क्या अंतर है? तो हीरा तथा ग्रेफाइट, हीरा एक रंगहीन है, पारदर्शी है, ठोस है तथा कठोर होता है। हीरा क्या होता है? रंगहीन होता है, पारदर्शी होता है, ठोस होता है, कठोर होता है। और यह विद्युत का कुचालक होता है। जबकि ग्रेफाइट यह काला होता है, चमकदार होता है, ठोस होता है, बहुत मुलायम होता है, चिकना होता है और फिसलदार होता है ग्रेफाइट। और यह विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, जबकि हीरा विद्युत का कुचालक होता है। हीरा पारदर्शी होता है, कठोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र धातुओं को बनाने के क्या फ़ायदा है? तो मिश्र धातुओं को बनाने के फ़ायदा है, मिश्र धातुओं के मुकाबले अधिक मजबूत और कठोर होता है। मिश्र धातु इसलिए बनाया जाता है क्योंकि धातु के मुकाबले मिश्र धातु अधिक मजबूत और कठोर होते हैं, इसलिए इसको बनाने का फ़ायदा है। मिश्र धातुओं पर जंग नहीं लगती है, यही कारण है कि इसको बनाया जाता है। जैसे स्टेनलेस स्टील जो बर्तन हम लोग बर्तन के रूप में यूज़ करते हैं तो उस पर जंग नहीं लगता है, तो यह फ़ायदा है। मिश्र धातुओं से उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती है, यूज करने लायक जो वस्तुएं हैं उसको मिश्र धातु से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध सोने के आभूषण को क्यों नहीं बनाया जाते? शुद्ध सोने के आभूषण क्यों नहीं बनाए जाते? क्योंकि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है और यह कोमल धातु है। शुद्ध सोना, अगर शुद्ध सोने का आभूषण बनाए जाएंगे तो वह अपना आकार नहीं रख सकते और इसी कारण इसे आभूषण नहीं बनाए जा सकते हैं, इसलिए इसमें मिक्स किया जाता है। मिश्र धातु द्वारा ही इसको आभूषण बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्रिय धातु किसे कहते हैं? तो कुछ धातुएं प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है जिसे अक्रिय धातु कहते हैं, जैसे सोना, चांदी और प्लेटिनम इत्यादि। अघातवर्धता क्या है? तो हम लोगों ने ऊपर में भी देखा इस क्वेश्चन को। जिन धातुओं को पीटकर चादर बनाई जाती है, धातुओं के इस गुण को अघातवर्धता कहा जाता है। तन्यता किसे कहते हैं? तो जिन धातुओं की खींचकर लंबी तार बनाई जा सकती है, धातु के इस गुण को तन्यता कहते हैं। क्वेश्चन रिपीट होने से फायदा है कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे धातु और अधातु में डिफरेंस क्या है, मेटल नॉन मेटल में डिफरेंस क्या है, धातु और अधातु में अंतर देखिए। तो धातु ठोस एवं चमकीली होती है, जबकि अधातु ठोस एवं चमकीली नहीं होती है। धातुएं आघातवर्ध एवं तन्य होती है, जबकि अधातुएं आघातवर्ध एवं तन्य नहीं होती। धातुएं विद्युत का सुचालक होती है, जबकि अधातुएं विद्युत का कुचालक होती है। धातुएं धन आयन बनाती है, जबकि अधातुएं ऋण आयन बनाती है। तो ये धातु और अधातु में अंतर था, डिफरेंस था मेटल और नॉन मेटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर में जंग लगता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? तो हरा हो जाता है। हम लोग ऊपर में भी देखा था, नोट्स में पॉइंट में देखा था कि जब कॉपर में जंग लगता है तो उसका रंग हरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है और अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करते हैं? तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। पॉप ध्वनि के साथ जलने वाली गैस हाइड्रोजन गैस होता है। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक डालने पर कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य क्यों हो जाता है? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है क्योंकि जिंक अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है और वह कॉपर को विस्थापित कर देता है, यही कारण है कि इसका रंग अदृश्य हो जाता है। एक ऐसे धातु का नाम लिखो जो कमरे के ताप पर, यानी कमरे के ताप 20 डिग्री सेल्सियस होता है, तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो पारा हो गया। कमरे के ताप पर 20 डिग्री सेल्सियस पर पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर तथा ऑक्सीजन की अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद का नाम लिखिए। तो सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से जो बनने वाला उत्पाद होता है सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। और क्या होता है जब इस उत्पाद को जल में विलय करते हैं? तो
तो जब इस उत्पाद को जल में विलय करते हैं तो H2SO3 बनता है। SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड प्लस जल, सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय किया जाता है तो H2SO4 बनता है। सल्फ्यूरस आम्ल H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड को जल में जब विलय करते हैं तो बनता है सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर को लंबे समय तक नम वायु में रखने पर इस पर हरे रंग का परत चढ़ जाती है। इस हरे रंग का परत का नाम बताइए। तो इस हरे रंग का परत का नाम होता है, जो कॉपर पर जंग लगता है, जब हरे रंग का परत चढ़ जाता है नम वायु में रखे जाने पर, तो इस हरे रंग का जो नाम है वह है कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2 CuSO3 और कॉपर कार्बोनेट CuCO3 का मिश्रण होता है। दो ऐसे धातु के नाम बताइए जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम और पोटेशियम, जिसको हम चाकू से काट सकते हैं, बहुत ही नर्म होता है। फास्फोरस को जल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि यह ऑक्सीजन से मिल करके रिएक्शन करके जल जाता है, आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको जल में रखा जाता है। उस गैस का नाम बताइए जिसके जलने पर पॉप की ध्वनि होती है, ध्वनि निकलती है। तो हाइड्रोजन गैस जब जलता है तो पॉप की ध्वनि निकलता है। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर क्या होता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर MgO। पॉप ध्वनि क्या है? तो पॉप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को दर्शाता है। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से बाहर कर देते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सोडियम तथा पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं, हवा के संपर्क में आते ही इसमें आग लग जाता है और यही कारण है कि इसको मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम तथा पोटेशियम खुला वायु में छोड़ने पर क्या होगा? तो सोडियम पोटेशियम खुला वायु में छोड़ने पर आग पकड़ लेगा। अप्रूप किसे कहते हैं? तो किसी भी कार्बन के दो अप्रूप का नाम बताइए। तो किसी भी तत्व को अलग अलग जो रूप होता है उसी को अप्रूप कहा जाता है। तो कार्बन का दो अप्रूप हो गया, ग्रेफाइट और हीरा। हम लोग ऊपर में भी देखा था इस क्वेश्चन को। मिश्र धातु किसे कहते हैं? तो जिसमें धातु और अधातु दोनों मिला हो। स्टेनलेस स्टील हो गया, ड्यूरेलुमीन हो गया, कांसा हो गया। ड्यूरेलुमीन का उपयोग किसमें होता है? तो इसका ड्यूरेलुमीन का नामक इस मिश्र धातु का उपयोग वायुयान के विभिन्न भाग, बर्तन और प्रेशर कुकर बनाने में किया जाता है। आभूषण बनाने में कितने कैरेट सोना का उपयोग होता है? तो 24 कैरेट। हाइड्रोजन क्या है? किन्हीं दो हाइड्रोकार्बन का नाम बताए। तो हाइड्रोजन तथा कार्बन से बने यौगिक का हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे 3 हाइड्रोकार्बन का नाम हो गया मीथेन, इथेन, प्रोपेन। सबसे पहला हाइड्रोकार्बन का नाम सबसे सरल हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है। सोल्डर क्या है, कहाँ उपयोग होता है? तो सोल्डर एक मिश्र धातु है जो टिन और लड के मिश्रण से बनाया जाता है। इसे बिजली के तारों को जोड़ने में उपयोग किया जाता है। हीरे तथा ग्रेफाइट के गुण में क्या अंतर है? हीरा रंगहीन पारदर्शी होता है, रंगीन होता है, ठोस होता है, कठोर होता है, यह विद्युत का कुचालक होता है। जबकि ग्रेफाइट काला होता है, चमकदार होता है, ठोस होता है, बहुत मुलायम, चिकना, फिसलदार होता है और विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र धातु के बनाने के क्या फायदा है? तो मिश्र धातु तत्वों के मुकाबले अधिक मजबूत होते हैं, इसलिए इसको बनाया जाता है। मिश्र धातुओं पर जंग नहीं लगता है, इसलिए इसको बनाया जाता है। मिश्र धातुओं से उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध सोने का आभूषण क्यों नहीं बनते? क्योंकि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है और यह कोमल धातु है। अगर शुद्ध सोने का आभूषण बनाएंगे तो इसका आकार और शेप कैसे दे पाएंगे, इसलिए इसको शुद्ध सोने से आभूषण नहीं बनाए जा सकते हैं। तो ये थे हमारे इस चैप्टर का धातु और अधातु से इस चैप्टर के नोट्स और प्रश्न। आशा है इस चैप्टर को पढ़ते ही आपके सारे प्रश्न भी याद हो गए होंगे। थैंक यू। वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।